नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है मोटिवेशन के बारे में, जो कि आप सभी ने जान के रखा है। ये एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। सुपरविजन के बारे में पहले ही पढ़ के चुका था, मोटिवेशन के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ और एक बार मोटिवेशन की मीनिंग डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, मोटिवेशन का मतलब बच्चों होता क्या है, हम ना अपने एम्प्लॉइज को ना क्या करता है, लालच देता है, इंकरेज करता है। इंकरेज का मतलब करना, लालच देना। ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से लालच देते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हमारे एम्प्लॉयज क्या कर ले, उसे कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो हम अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से लालच देते हैं कि वो हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो जाए, हमारे एम्प्लॉयज उसे कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो ये है मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन का अगर मैं आपसे एक बार प्रोसेस मीनिंग पढ़ लूं आप सभी के साथ, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू अकॉम्प्लिश गोल फॉर अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार वर्ड देखे होंगे, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग एंड एनकरेजिंग। ये चारों का मतलब बच्चों एक ही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या कर देगा, आपको केस स्टडी में इंस्पायरिंग दे देगा, तो इसे आपको समझ आ रहा है कि वो मोटिवेशन की बात कर रहा है। मे भी इंड्यूसिंग दे देगा, आपको समझ आ रहा है कि वो मोटिवेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा एक चीज अभी आपको बताऊं समझाने के लिए, तो मोटिवेशन का मतलब ये होता है, हम अपने एम्प्लॉयज को ना क्या करते हैं, लालच देते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज क्या करें। इस तरीके से हम उन्हें लालच देते हैं कि जो भी हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, हमारे एम्प्लॉयज उस गोल को कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लालच देते हैं। तो लालच देना, इट इज कॉल्ड एज मोटिवेशन। ठीक है, तो ये है मोटिवेशन की मीनिंग। अब हालांकि मोटिवेशन के बच्चों कुछ तीन वर्ड होते हैं। एक है मोटिव, दूसरा है मोटिवेशन और तीसरा है मोटिवेटर। आखिर ये तीनों वर्ड है क्या, आखिर ये तीनों वर्ड पीपल को बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि मोटिव का मतलब क्या है, मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेटर का मतलब क्या है। ठीक है, तो मोटिवेशन का तो पहले ही अपना आपने जान लिया। मोटिवेशन क्या है, प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को लालच देते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आप सभी के साथ क्या करूंगा, एक एग्जांपल शेयर करूंगा। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल है डैडी पापा का और एक राजू का। ये दोनों के बीच में ना कन्वर्सेशन चल रहा है। डैडी ने राजू को बोला, देख राजू राजू, तू अब इस साल में क्लास 12th में है। तो डैडी राजू से कह रहे हैं कि बेटा मैं ना क्लास 12th में चाहता हूँ कि तू ना मुझे 90% के ऊपर ला के दे। तो इसमें राजू बहुत शॉक हो गया। वो कहने लगा, पापा पापा 90+ के ऊपर, एकदम टेंशन टेंशन के मारे वो एकदम घबरा गया। ठीक है, तो डैडी ने बोला, राजू तू टेंशन मत ले, अगर तू ना 90% के ऊपर ला लेगा ना, तो ना मैं तुझे एक मोबाइल ला के दूंगा। मैं तुझे क्या कर दूंगा, एक मोबाइल ला के दूंगा। तो वैसे ना राजू बहुत खुश हो गया, क्योंकि राजू के पास, उसकी क्लास में राजू के पास ही मोबाइल नहीं था। उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, तो वहां पे राजू एक ऐसा बंदा था जिसके पास मोबाइल नहीं था। तो डैडी ने उसे और एक चीज कह दी कि देख बेटा राजू, मैं ना तुझे इस तरीके का मोबाइल ला के दूंगा जो तेरे दोस्तों के पास कभी हो नहीं हो, और मैं तेरे दोस्तों में से जितने भी तेरे दोस्त है ना, उन सभी दोस्तों में से मैं तुझे सबसे महंगा मोबाइल ला के दूंगा। ठीक है, और वो मोबाइल एप्पल कंपनी का रहेगा, वो अराउंड 60 to 70,000 का रहेगा। लेकिन पापा ने क्या कह दिया, ये मोबाइल तुझे तभी मिलेगा जब तू मुझे 90% के ऊपर ला के देगा। ठीक है, तो डैडी ने क्या कर दिया, राजू को एक टारगेट सेट करके दे दिया, और अगर राजू इस टारगेट को कंप्लीट कर देता है तो राजू को क्या मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज को गौर करना, डैडी राजू से क्या करवाना चाह रहे हैं, अपना काम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि डैडी का सपना है कि उसका बेटा 90% लाए। ठीक है, लेकिन डैडी को पता है कि राजू को मैं अगर बोलूंगा तो वो करेगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राजू को लालच देना पड़ेगा। लालच में अगर उसको मोबाइल कर दूंगा तो उस मोबाइल को पाने के लिए राजू क्या करेगा, मेरा काम को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे ना बच्चों डैडी अपना काम राजू से करवा रहे हैं। ठीक है, करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज देखना कि डैडी ने क्या कर दिया, राजू को टारगेट दे दिया। तो राजू के लिए क्या है, 90% टारगेट। तो बच्चों ये जो टारगेट होता है ना, ये रहता है मोटिव, मतलब हमें करना क्या है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मोटिव कहते हैं। ठीक है, अब डैडी ने क्या किया, राजू को लालच दे दिया। मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने, ठीक है, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं, लालच देते हैं। वैसे डैडी ने क्या कर दिया, राजू को भी मोटिवेशन दे दिया, लालच दे दिया। अब ये मोटिवेटर क्या होता है, देखो मोटिवेटर क्या रहता है, ये टूल रहता है, मतलब एक खिलौना या फिर एक लालच करने का तरीका। ठीक है, जैसे मोबाइल क्या है, इस केस में इस एग्जाम्पल में मोबाइल क्या है, लालच है। मोबाइल क्या है, टूल है, जिसे हम क्या करें, राजू को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेटर क्या रहता है, ये टूल रहता है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को मतलब लालच देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम ना अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, पैसों से लालच देते हैं। देख भाई एम्प्लॉय, अगर तू हमारा काम कंप्लीट कर देगा तो मैं तुझे ना बोनस दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें एक लालच देते हैं। बोनस क्या है, टूल है, एक लालच करने का तरीका है। ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं, अपने एम्प्लॉयज से अपना काम करवा लेते हैं। वैसे हम कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं, स्टेटस बोलते हैं, और कभी कभी उन्हें बोल देते हैं, देख भाई अगर तू क्या करेगा, अगर तू हमारा काम करेगा तो हम तुझे जॉब सिक्योरिटी दे देंगे, मतलब हम तुझे कभी कंपनी से निकालेंगे नहीं। तो ऐसे लालच देने का बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मोटिवेटर क्या है, टूल होता है। ठीक है, जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को लालच देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, डैडी को अगर मैं हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एम्प्लॉयर या फिर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और राजू की जगह अगर मैं एम्प्लॉय लिख दूं, ठीक है, तो वैसे ही जैसे डैडी था अपने बेटे को लालच दे रहा था। ठीक है, वैसे ही
एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, अपने सारे एम्प्लॉइज या वर्कर्स को भी लालच देती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या होता है, लालच देना, ठीक है। और वैसे ही देखो, जैसे डैडी ने क्या किया था, टारगेट सेट कर दिया था। डैडी मतलब अपने बेटे से काम करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, सेट कर दिया टारगेट। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज से टारगेट सेट करके देती है, जिसे हम मोटिव कहते हैं। टारगेट को सेट करना मतलब मोटिव कहना, ठीक है। अब जैसे ही डैडी ने अपने एम्प्लॉइज को कहा, मतलब राजू को कहा कि बेटा तुझे मेरा ये कंप्लीट करना है टारगेट, मोटिव को तुझे, मतलब डैडी ने राजू को बोला ना कि देख भैया, मैं चाहता हूँ कि तुम 90 के ऊपर लाए, ठीक है। तो लेकिन डैडी को पता था कि भाई मैं ऐसे बेटे को बोलूंगा तो करेगा नहीं, तो डैडी ने क्या किया, उसे मोटिवेटर की हेल्प से ललचा दिया, ठीक है। वैसे एक एम्प्लॉयर या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अपने एम्प्लॉइज को टारगेट तो देती है, लेकिन ना हर एम्प्लॉय उतना उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मेहनत नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए ना बड़ी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉइज को लालच देना पड़ता है, ठीक है। तो वो मोटिवेटर कहते हैं, लालच देने को क्या कहते हैं, मोटिवेटर कहते हैं। जिससे क्या होता है, जिसे जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, मोटिव जिनका रहता है, ठीक है, अगर वो एम्प्लॉइज को मोटिवेटर देती है, तो जिसकी हेल्प से क्या कर देते हैं, एम्प्लॉइज क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का टारगेट को कंप्लीट कर देते हैं। तो ओवरऑल आपको यही जानना है कि मोटिवेशन क्या था। मोटिवेशन मतलब एक प्रोसेस जिसमें हम अपने एम्प्लॉइज को लालच देते हैं कि वो हमारा जो भी टारगेट है, जो भी मोटिव या गोल है, उसको क्या करें, कंप्लीट कर दे। मोटिव क्या रहता है, टारगेट, गोल। मोटिवेटर क्या रहता है, लालच करने का एक तरीका, एक टूल, एक खिलौना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि मोटिवेटर बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चों फाइनेंशियल, ठीक है। हम कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं, पैसे से ललचाते हैं, भाई मैं ना, तो अगर मैं टारगेट कंप्लीट करेंगे तो मैं तुझे फलाना फलाना पैसे दूंगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इनिशिएटिव कहते हैं। वैसे ही हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी या स्टेटस से भी ललचा देते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि भाई अगर तुम हमारा काम कंप्लीट करेगा ना, हम तुझे प्रमोशन दे देंगे, हम क्या कर देंगे, तुझे प्रमोशन दे देंगे, या तुझे हम जॉब सिक्योरिटी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ललचाते हैं। तो ये सारे क्या है, मोटिवेटर मतलब ललचाने के तरीके हैं, जिसे एम्प्लॉय का क्या कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो भी मोटिव रहता है उसे कंप्लीट कर देता है। तो जिसे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है और इससे एम्प्लॉयज भी खुश हो जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा मोटिवेशन। तो हम लोग ने यार मोटिवेशन का मीनिंग जाना, इसका मोटिव का मतलब जाना, मोटिवेशन का मतलब जाना, मोटिवेटर का मतलब जाना। और हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो भी पैसे से रिलेटेड अगर आप ललचाते हो ना, तो हम इसे कहते हैं फाइनेंशियल इनिशिएटिव। और जब पैसे से रिलेटेड आप नहीं समझाते हो ना, ठीक है, मतलब अगर जॉब दे दिया, मतलब जॉब से, तो इसे हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। हालांकि अभी डरना मत, घबराना मत। मोटिवेटर की बस अभी ये जान लो कि दो तरीके होते हैं, फाइनेंशियल इनिशिएटिव से हम ललचा सकते हैं और एक नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव से। और अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो, मैं एक बड़ा टॉपिक है फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स के बारे में और नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स के बारे में, तो ये हालांकि थोड़ी बाद में जानना है, ठीक है। अभी इसमें घबराना मत, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप हम लोग मेन बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ रही है। अब हम लोग इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। देखो फीचर्स में बच्चों ये क्या है, आपको अपने से में फीचर्स अगर आपको लिखना हो ना, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख नहीं है, मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स। देखो इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज। देखो मोटिवेशन है बच्चों, हमें अंदर से लाना होता है, ठीक है। मतलब हमें एम्प्लॉइज को ना, मतलब अंदर से हमें खुश करना पड़ता है, मतलब अंदर से हमें एम्प्लॉइज को बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है जो एम्प्लॉइज को एक्चुअली में चाहिए, ठीक है। मतलब हर कंपनी को पहले ये देखना पड़ता है कि हमारे एम्प्लॉइज को चाहिए क्या, ठीक है। तो कंपनी जब जैसे पता चलता है कि एम्प्लॉइज को ये चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, उन्हें उसी का लालच देती है और कहती है कि देखो भाई तुम्हें ये चीज चाहिए, अगर तुम हमारा काम करोगे तो हम तुम्हें बहुत सारी चीजें दे देंगे जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमें एम्प्लॉइज को अपना अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ता है। तो ये हम इसे ऐसे एम्प्लॉइज को फोर्स नहीं कर सकते, बेटा तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। सेकंड पॉइंट है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। देखो मोटिवेटेड पर्सन्स नीड नो डायरेक्शन वर्क्स इन अ डिजायर्ड मैनर। अब देखो अगर मैं ये वाला एग्जांपल बताऊं, डैडी ने राजू को ललचाया, ठीक है, मोबाइल के तरीके से। तो राजू को पता है कि अब तो भाई उसे मोबाइल चाहिए, वो भी एप्पल का। तो अब उसको पाने के लिए राजू क्या करेगा, अपने से ही मेहनत करेगा, दिन रात खुद ही बुक खोल के पढ़ेगा। उसके मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा भाई राजू बुक खोल पढ़, बुक खोल पढ़, ऐसा नहीं करना पड़ेगा राजू को। वो अपने आप बुक खोलेगा, पढ़ेगा और सारी चीज अपने से करेगा, ठीक है। तो मोटिवेट जो भी जिस भी पर्सन को हम, जैसे राजू, जैसे ये क्या है, मोटिवेटेड पर्सन है। जैसे हम कोई भी पर्सन को मोटिवेटेड कर देते हैं ना, तो हमें उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हमें नो डायरेक्शन वर्ड, मतलब हमें नीड नो डायरेक्शन वर्ड, मतलब हमें उसे कोई भी चीज अपने से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर सारी चीजें अपने आप कर लेता है, वो अपने आप डिजायर्ड मैनर में सारी चीजें कर लेता है, हमें उसे कोई चीज कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब बच्चों थर्ड पॉइंट है, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। देखो अब तो मैंने आपको बताया सर मोटिवेटर तो अभी आपने बताया दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल इनिशिएटिव और नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसके भी तरीके कैसे आते हैं, हाँ तो मैं इसको अभी आपको समझाता हूं। देखो जब आप कोई भी बंदे को जब पैसे से रिलेटेड उनको ललचाते हैं ना, देख भाई अगर तू ये काम करेगा तो हम तुझे पैसे देंगे, तो हम ना उसे पॉजिटिव तरीके से भी ललचा सकते हैं, पैसे दिलवा के नेगेटिव तरीके से भी ललचा सकते हैं। देखो कैसे, मतलब मान लो कि अगर मुझे इस बंदे को ललचाना है, मतलब मुझे अगर मान लो कि एक मेरा एम्प्लॉयर मुझे उसे ललचाना है, ठीक है, तो मैं मुझे पॉजिटिव तरीके से भी अपना काम करवा सकता हूँ, मोटिव को कंप्लीट करवा सकता हूँ, नेगेटिव तरीके से भी मैं अपने एम्प्लॉयज को बोल सकता हूँ, देख भाई अगर तूने मेरा काम कर लिया ना, तो ना मैं तुझे ना एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, ठीक है, पॉजिटिव तरीका है।
एकदम मैं नेगेटिव तरीके से भी कह सकता हूँ उसको। मैं ऐसे कह सकता हूँ, देख भाई एम्प्लॉय, अगर तूने मेरा मोटिव को कंप्लीट नहीं किया ना तो मैं तेरी सैलरी से ना 20% काट लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव तरीका। ठीक है, तो मतलब होते दो तरीके से है। ठीक है, होते तो मोटिवेटेड के दो तरीके हैं, लेकिन इनमें क्या रहता है, दो तरीके छुपे रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वैसे ही अगर हमें पैसे के तरीके से नहीं लचाना है तो इसके भी बच्चों दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब मान लो जैसे मुझे अपने एम्प्लॉय को, अगर मुझे कहना काम करवाना हो, मेरा टारगेट को कंप्लीट करवाना, तो मैं अपने एम्प्लॉय को कह सकता हूँ, देख भाई एम्प्लॉय, अगर तू ना मेरा काम कंप्लीट करेगा तो मैं ना तुझे प्रमोशन दे दूंगा। ठीक है, मैं तुझे एक अच्छी जॉब में जिसे जिसे तुझे ज्यादा सैलरी सब मिलेगा। ठीक है, तो मैं तुझे प्रमोशन दे दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव तरीका है। नहीं तो कभी कभी मैं अपने एम्प्लॉय से ऐसा भी कह सकता हूँ, उसे डरा के कि देख भाई, तो अगर मैं टारगेट को कंप्लीट नहीं किया ना तो ना जिस पोस्ट में अभी तू है ना, तो मैं तुझे ना उस पोस्ट से गिरा दूंगा। मतलब तुझे मैं डिमोशन मतलब मैं तुझे डिमोशन करवा दूंगा। ठीक है, मतलब जिस पोजीशन में से, देखो प्रमोशन मतलब होता है, देखो मान लो एम्प्लॉय को अगर मैं प्रमोशन करूंगा ना तो उसको मैं एक पद ऊपर की दे दूंगा। अगर मैं एम्प्लॉय को डिमोशन करूंगा ना तो जिस पोजीशन में उसके नीचे वाली पोजीशन दे दूंगा। तो मतलब अगर मैं डिमोशन करूंगा तो वो नेगेटिव है, अगर मैं उसे प्रमोशन करूंगा तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो मोटिवेटर के दो तरीके होते हैं, फाइनेंशियल इनिशिएटिव नेगेटिव और नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। और पैसों में भी बस दो तरीके हैं, हम पॉजिटिव वे से भी कर सकते हैं, नेगेटिव वे से, और इसमें भी पॉजिटिव वे से भी कर सकते हैं, नेगेटिव वे से भी कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव में जैसे हम उसे कह देंगे भाई बोनस दे देंगे, कमीशन तुझे दे देंगे। नेगेटिव में हम उसे वार्निंग दे देंगे, डिमोशन दे देंगे, बोलेंगे कि भाई अब हम तुझे तेरे इंक्रीमेंट को भी स्टॉप करेंगे, तेरा पैसा कम बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये होता है। अब मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो हर एम्प्लॉय को जानना बहुत डिफिकल्ट काम होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को। हमें ये पता लगाना कि भाई हर एम्प्लॉय को अंदर से चाहिए क्या। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि उस बंदे को चाहिए क्या, तब तक हम उसे ललचा सकते नहीं है। ठीक है, तब तक हम उसे मोटिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो यही है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू जज कि एम्प्लॉय को कौन क्या मोटिवेशन में, मतलब क्या उसे ललचाना चाहिए। ठीक है, और उस पर्सन को व्हाट विल एक्चुअली मोटिवेट पर्सन, और उस पर्सन को ऐसा क्या मोटिवेट कर सकता है। तो एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पता लगाना कि उसके एम्प्लॉय को चाहिए क्या। और जब तक वो पता नहीं लगाएंगे कि उसके एम्प्लॉय को चाहिए क्या, तब तक हम उनसे लालच नहीं दे सकते। तो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, मोटिवेशन क्या बच्चे, डायनेमिक और एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये हर जगह काम होगा, तो यही बात है। तो ये तो आपको कॉमन पॉइंट पता है, लेकिन आपने आज ही चार चीज कर ली, तो आप फटाफट ये मीनिंग नोट कर लो, फीचर नोट कर लो। 2 पॉइंट इधर है और 2 पॉइंट, और बाकी के 3 पॉइंट मैंने इधर लिखे हैं। ठीक है, आखिरी वाला ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये 2 पॉइंट भी लिख देना। हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसे वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, हालांकि आपने मोटिवेशन के बारे में जान लिया। ठीक है, तो वो मोटिवेशन में ना एक पार्ट है, मार्शल्स नीड ऑफ हेरिक्रेसी थ्योरी। ठीक है, तो ये टॉपिक है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमेशा मार्क्स एग्जाम्स में आता है। सो हमें ये जानना है कि ये आखिर है क्या, ये थ्योरी है क्या। देखो ये अगर मैं आपको बताऊं, जो हेरिक्रेसी है ना, हेरिक्रेसी जो आप एकदम चटपटा सा वर्ड लग रहा हो, तो ये हेरिक्रेसी का मतलब होता है सीक्वेंस होना। तो ये जो थ्योरी है ना, ये इंसानों की सीक्वेंस के बारे में बताती है। मतलब देखो, अब एक इंसान, मतलब मान लो एकदम गरीब है, पूरा रास्ते में, उसके पास कुछ नहीं है, तो हर इंसान क्या चाहेगा कि उसके पास सबसे पहले रोटी हो खाने के लिए, फिर उसके पास कपड़ा है, फिर उसके पास रहने के लिए जगह है। ठीक है, तो एक इंसान को, हर इंसान सबसे पहले वही चाहेगा। ठीक है, एकदम गरीब इंसान।
ठीक है। फिर वो धीरे से बच्चों, फिर जैसे उसको ये सारी चीजें मिलेगी तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएगा, फिर वो पैसा कमाने का देखेगा, फिर धीरे 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 फ्रेंड बनेंगे, फ्रेंड बनने से उसको अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिलने के बाद वो अच्छा अब अपने आप को क्या करते जाएगा, वो अपनी लाइफ में आगे लेके जाएगा। ठीक है। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब उसके उसके रास्ते में से सबसे पहले उसको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, फिर वो धीरे 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 अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएगा और एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो टॉपिक आज का ये वही बताता है कि कैसे इंसान गरीबी से एकदम जब उसके पास कुछ भी नहीं होता तो कैसे हर वो चीज को पाती वो पूरी लाइफ में अपनी एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। तो ठीक है। तो हर ह्यूमन बीइंग्स के ना बच्चे अपनी एक सीक्वेंस होता है, वो हर एक सीक्वेंस को धीरे 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 करके क्या करता है, अपने सीक्वेंस को बढ़ाता रहता है। ठीक है। तो देखो सबसे जो गरीब इंसान है ना, वो सबसे पहले यही चाहेगा कि उसके पास खाने के लिए कुछ हो, फूड। ठीक है। उसके पास कपड़े पहनने के लिए कुछ हो, कपड़ा, शेल्टर कुछ हो, मतलब रहने की जगह। ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो एक गरीब चाहेगा ही चाहेगा उसकी लाइफ में हो, और उसको पता है कि ये चीज उसको तभी मिलेगी जब उसके पास पैसा है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या करती है, ऐसे पीपल को क्या करती है, सैलरी और वेजेस देती है, जिससे क्या हो जाता है, इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उनको कंप्लीट कर देगी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उनके लिए ये सारी चीजें दे देगी, मतलब उसे पैसा, सैलरी, ये सारी चीजें देगी। उनके पास पैसा सैलरी आएगा तो वो अपना रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे और एक चीज देखना, ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड ये सबसे नीचे से लेकर ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है। देखो एरो ऊपर 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 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है। एक इंसान गरीबी से क्या जाता है, सक्सेसफुल बनता है। ठीक है। तो उसका यही डायग्राम है, देखो नीचे से लेकर ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसान चाहेगा बेसिक फिजियोलॉजिकल, मैंने एरो करके ऐसे डाला है, रोटी कपड़ा मकान। सेकेंड चीज वो क्या चाहेगा, जैसे इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान सैलरी आने लगेगी तब एक इंसान हमेशा चाहेगा कि उसका फ्यूचर क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। ठीक है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो सेकंड चीज है जो इंसान अपनी लाइफ में चाहेगा। ठीक है। तो ये एक ऊपर आ गया। यहाँ पे देखो मैंने ऐसे करके एरो यहाँ पे लाया, सेफ्टी फॉर सिक्योर, सेफ्टी फॉर फ्यूचर। मतलब एक इंसान चाहेगा कि उसकी फ्यूचर लाइफ क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। ठीक है। वो चाहेगा कि फ्यूचर में मे भी वो बीमार पड़ सकता है, मे भी उसका सामान चोरी हो सकता है, मे भी उसकी जो भी रोटी का मतलब मान लो जो भी शेल्टर मतलब जहाँ पे रहता हो वहां पे फायर लग जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो हर इंसान चाहेगा कि उसको फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उनकी ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बोलेगी कि भाई हम ना तुम्हें जॉब सिक्योरिटी दे देता है। तो देखो जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या रहता है, गवर्नमेंट जॉब में आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, जॉब की सिक्योरिटी की आपको मतलब निकाला नहीं जाएगा। ठीक है। जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। कभी कभी कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन उनसे इंश्योरेंस करवा देती है। ठीक है। कि उनका चोरी या फिर फायर हो तो उनका नुकसान ना हो। ठीक है। तो हर इंसान क्या चाहेगा, पहले बेसिक रिक्वायरमेंट चाहेगा, उसके बाद वो ये चाहेगा कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अब वो आगे बढ़ेगा तो वो चाहेगा एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, देखो थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट इसका मतलब क्या बच्चों, बिलोंगिंग नीड्स। मतलब अब कोई भी इंसान चाहेगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बाद उसको जैसे फ्यूचर की सेफ्टी मिल जाएगी तो वो चाहेगा कि उसका रिलेशन अदर के साथ अच्छा हो जाए। वो चाहेगा कि वो भी प्यार चाहे, वो भी रिलेशन में आए, वो उसके भी फ्रेंडशिप हो, उसका भी अफेक्शन हो। ठीक है। तो हर इंसान थर्ड चीज में ये चाहेगा। ठीक है। तो अब ये इस प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसे सॉल्व करती है, इस चीज को ऑर्गेनाइजेशन बच्चों पीयर रिकॉग्नाइजेशन से सॉल्व करती है। अब ये पीयर रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है सर, देखो पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, हर व्हाइट कॉलर पीपल मतलब मैनेजमेंट क्या करता है बच्चों, अपने वर्कर्स को क्या कहते हैं मीटिंग में लाता है, मतलब बड़े लोगों के साथ जो भी उनके छोटे मोटे वर्कर्स है उनको भी लाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, पार्शलिटी को खत्म कर रहा है। वो मतलब वो क्या कर रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं वो वहीं पे क्या कहता है, वर्कर्स को भी मीटिंग के लिए बुलाता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीयर रिकॉग्निशन कहते हैं। इसको हालांकि अगले टॉपिक में पढ़ना है अच्छे से, लेकिन शॉर्ट में ये जान लो। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, हर एम्प्लॉयज को आपस में बुलाता है, फ्रेंडशिप करवाता है, रिलेशन में करता है बड़े। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा भी मीटिंग में रहेगा, छोटा भी मीटिंग में रहेगा। ठीक है। तो दोनों के बीच में इक्वालिटी रहेगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक लव रिलेशन अपने आप बन जाता है। ठीक है। तो जैसे इंसान को ये चीज मिलता है अब बच्चों, ठीक है, तब देखो अब इंसान धीरे धीरे बढ़ेगा। अब इंसान को क्या चाहिए, स्टीम नीड्स चाहिए। अब ये स्टीम नीड्स क्या रहता है, देखो स्टीम नीड्स का मतलब होता है बच्चों नेम एंड फेम इन सोसाइटी, मतलब अपनी औकात सोसाइटी में बढ़ाना, उसे हम कहते हैं स्टीम नीड्स। अगर मैं आपको आपकी क्लासरूम का एग्जांपल दूं तो आपकी क्लासरूम में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है। अब आपके पास फ्रेंड्स तो रहता है, लेकिन आप क्या हो जाता है, धीरे से आपके पास एक वो आ जाता है, आपके पास मतलब आपको एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपनी क्लास, आपके फ्रेंड्स से, आपकी सोसाइटी से आगे जाना है, अपना नाम बनाना है ना। तो आप क्या करते हो, अपनी टीचर को इंप्रेस करने में लगे रहते हो, मार्क्स अच्छे लाने लगते हो कि टीचर आपको एडमायर करे, है ना। तो यही होता है बच्चों। तो जैसे आपको फ्रेंडशिप रिलेशन आपके बन जाते हैं ना, तो आप क्या करते हो, आप फोर्थ स्टेप में एक इंसान चाहता है कि जिसकी भी उसकी फ्रेंडशिप रिलेशन होना तो उसमें वो सबसे ज्यादा आगे रहे। तो आपको क्या करता है, वो अपना नाम और फेम बनाना, मतलब अपना नाम और फेम मतलब अपनी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बनाना चालू कर देता है। ठीक है। तो हर इंसान का ये क्या रहता है, साइकोलॉजिकल नीड रहता है। ठीक है। तो ये फोर्थ पोजीशन आता है स्टीम नीड्स। तो स्टीम नीड्स मतलब नेम और रिस्पेक्ट बनाना सोसाइटी में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे सॉल्व करता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बच्चों,
देखो, मान लो कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे आपके फ्रेंड्स भी हैं। अब मान लो कि आपने सोचा कि यार मुझे ये सारे एम्प्लॉय से आगे जाना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यार मुझे ना ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन देगी ना, तो मैं ना एकदम आगे चले जाऊंगा, इन लोग के एकदम टॉप में आ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी इंसान क्या करेगा, अपनी नेम और फेम बनाने के लिए तो वो क्या करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प कैसे करती है, ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि अच्छा तुम्हें अगर ऐसा चाहिए ना तो काम करो, हम ना तुम्हें प्रमोशन देंगे, तो इसकी तुम ना अपने आप क्या हो जाओगे, अपने जितने भी फ्रेंड्स या जितने भी रिलेटिव या जितने भी फ्रेंड्स अफेक्शन जो जितनी भी चीजें उनसे आप सबसे आगे हो जाओगे, ठीक है। तो आपका नाम भी बन जाएगा प्रमोशन की हेल्प से, ठीक है। अब बच्चों आखिरी आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है जो एम आपने अपनी लाइफ में बनाया था, जो एम आपने अपनी लाइफ में बनाया था, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, जो भी एम आपने अपनी लाइफ में बनाया था वो अगर फुलफिल हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं, ठीक है। तो अब हर इंसान चाहेगा कि जो वो अपनी लाइफ में बनना चाहता था, जो अपनी लाइफ में पाना चाहता था वो उसे मिल जाए, ठीक है। तो हर इंसान आखिरी में टॉप में वो यही चाहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे इंसान को वो ये सारी चीज मिल जाएगी जो वो चाहना चाहता था अपनी लाइफ में, और जैसे वो इंसान को वो सारी चीजें मिल जाएगी तो वो इंसान क्या हो जाएगा, अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरी लाइफ लाइन है ह्यूमन की, सीक्वेंस में ह्यूमन चलता है। वो सबसे पहले बेसिक चाहता है, फिर वो चाहेगा सिक्योरिटी मिले, फिर वो चाहेगा कि उसके फ्रेंडशिप अच्छा रिलेशन बने सोसाइटी के साथ, फिर वो चाहेगा कि उसकी सोसाइटी में उसका सब रिस्पेक्ट करे, फिर वो ये चाहेगा कि जो वो पाना चाहता था, जो वो बनना चाहता था वो उसे मिल जाए, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन का, एक इंसान का क्या है, सीक्वेंस बताता है ये मास्लोस नीड रिग्रेसिव थ्योरी, ठीक है। तो ये आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो होपफुली आपने समझ में आ गया कि ये लॉ, ये थ्योरी क्या बताता है, ठीक है। तो ये बेसिक से एक इंसान ऊपर जाता है, ठीक है। तो बेसिक, फिर यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ। अब बच्चों यहाँ पे एक एजम्पशन भी है ये थ्योरी का, पहले तो आप ये नोट कर लेना पॉज करके। अब यहाँ पे एक एजम्पशन है, ये भी आपको जान लेना है। देखो, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड। देखो, जो इंसान को जो भी जरूरत है ना वो उसके हिसाब से क्या करता है, अपना बिहेवियर को सेट करता है। जैसे मान लो कभी कभी क्या रहता है, हमें बहुत भूख लगती है, तो भूख क्या हमारी नीड है, हमें खाना चाहिए, खाना हमारी नीड है। तो उस समय हम क्या करते हैं, अगर हमें खाना नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, बहुत गुस्सा आ जाते हैं। तो ठीक है, तो ये है, यही है बच्चों, जैसे हम जिस तरीके से हमारी नीड है ना उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर भी हो जाता है। जनरली नीड फॉलो हेरिक्रेसी। जो भी बच्चों नीड है ना वो हेरिक्रेसी फॉलो करते, देख रहे हो, ये तो इंसान की सारी नीड है ना। सबसे पहले वो चाहेगा बेसिक नीड मिल जाए, फिर वो चाहेगा सेफ्टी नीड मिल जाए, फिर वो चाहेगा बिलोंगिंग नीड मिल जाए, फिर वो चाहेगा स्किन नीड्स मिल जाए, फिर वो चाहेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मिल जाए। तो वो क्या है, इंसान की नीड है, बेसिकली क्या करते हैं, सीक्वेंस फॉलो करती है। हेरिक्रेसी मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करती है। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, अगर आपको ऐसे पूछ दिया कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का मीनिंग बता, तो आपको ये बताना है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स related to basic requirements, food, clothes, shelter, which can be solved by organization by giving salary and wages। ठीक है, वैसे अगर आपको इसका मीनिंग पूछ लिया सेल्फ स्टीम का, तो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू अबाउट नेम एंड फेम इन सोसाइटी, ठीक है। एंड दिस सिचुएशन, दिस नीड कैन बी सॉल्व बाय ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम प्रमोशन, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप इसकी सबकी मीनिंग भी बना सकते हो, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपने समझ लिया। थर्ड पॉइंट है सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली अ नेक्स्ट हायर लेवल कैन मोटिवेट देम। देखो बच्चों, इसको आप अपने तरीके से समझना। मान लो कि मैंने पहले आपको बोला, एक पर्सन को बोला कि देख भाई तू अगर मेरा काम करेगा ना तो मैं तुझे मोबाइल दूंगा, ठीक है। अब ठीक है, तो इसने मेरा काम कर लिया, मैंने इसको मोबाइल दे दिया। अब मैं नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं इसको बोलूंगा कि भाई मेरा काम कर दे, मैं तुझे वापस मोबाइल दूंगा वही वाला, तो ये क्या बंदा इस काम को करेगा, बोलेगा नहीं भाई मोबाइल तो पहले से है, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसके बदले मैं इसको अगर बोलूँ कि भाई अब तो मैं तुझे कार दूंगा, तो बोला बंदा फिर से मेरा काम कर देगा, ठीक है। तो बच्चों मतलब अगर आप कोई भी पर्सन को ना मोटिवेट करना है ना, तो उसको जो पहले आपने मोटिवेट करने का तरीका अपनाया था उससे और अच्छा तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, हायर लेवल तरीका उसको देना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या करेगा, आपका काम करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, मतलब अगर आपने उसे मोबाइल दे दिया और आपने वापस फ्यूचर में जाके उसको फिर से मोबाइल का लालच दिया तो आपका काम नहीं करेगा, वो आपसे मोटिवेट नहीं होगा। ओनली नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हायर लेवल कैन मोटिवेट देम। अगर आपने मोबाइल को छोड़कर उसको कार का लालच दिया तो वो आपका काम फिर से कर देगा। तो बच्चों ये थर्ड पॉइंट का मतलब, a person moves to the next higher level when the lower level is satisfied। हाँ, ये चीज याद रखना है। देखो बच्चों, कोई भी इंसान को कभी भी हमेशा उसकी बेसिक मतलब मान लो उसकी एक नीड रहती है, ठीक है। तो हमेशा मान लो जैसे कोई भी इंसान ना सबसे पहले कमाएगा, वो सबसे कमाएगा, फिर वो सबसे पहले सस्ती वाली गाड़ी खरीदेगा 10 लाख के अंदर वाली, फिर वो जाए सोचेगा 20-30 लाख की सोचेगा, फिर वो करोड़ की गाड़ी सोचेगा। तो क्या है, इंसान ना क्या रहता है बच्चों, जब तक ना उसकी हायर लेवल मतलब जब तक उसकी लोअर लेवल सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक वो हायर लेवल में नहीं जा सकता, ठीक है। जब तक वो ऑल्टो तक की औकात नहीं है उसकी, तो वो कैसे 1 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा, है ना। तो पहले सबसे पहले वो ऑल्टो खरीदेगा, फिर वो सोचेगा 20-30 लाख की, फिर वो सोचेगा करोड़ों की गाड़ी। तो ये क्या सीक्वेंस में चलता है, ठीक है बच्चों। तो यही है थ्योरी के बारे में मैंने अभी डिस्कस कर दिया, और ये मैंने एजम्पशन भी डिस्कस कर लिया। तो होपफुली आज आपने समझ लिया होगा। आप सभी से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारी पार्ट्स मिलेगी।
अभी के लिए बच्चों मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। आज हम लोग एक नया लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल इनिशिएटिव और नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। अगर मैं आपको पिछली वाली लेक्चर्स बताऊं, अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने मोटिवेशन आपके बारे में बताया था, और मैंने मोटिवेशन में मैंने एक मोटिवेटर करके एक पॉइंट बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था मोटिवेटर एक टूल होता है जिससे हम अपने प्रोसेस को ललचाते हैं कि वो हमारा जो भी टारगेट है उसे कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ललचाने के हमारे पास मोटिवेटर मतलब ललचाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, फाइनेंशियल इनिशिएटिव, नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। ठीक है, तो आप इसके बारे में लोग जानते हैं, तो यहाँ पे आज ही हम लोग इसके बारे में बहुत इसको और एक्सटेंडेड टॉपिक है ये फाइनेंशियल इनिशिएटिव, नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल इनिशिएटिव मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को ना पैसा देकर, क्या पैसे देकर उन्हें ललचाते हैं कि हमारा काम कंप्लीट कर दे। मतलब हम एम्प्लॉयज को अपने बोल सकते हैं, देख भाई तू अगर हमारा काम को कंप्लीट कर देगा ना तो हम तुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। ठीक है, तो जहां पैसे की बात आ जाती है, जहां पे आप पैसे से ललचाते हैं ना, पैसे की हेल्प से आप किसी एम्प्लॉयज को ललचाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इनिशिएटिव। ठीक है, और पैसे का अलग नाम है रिवॉर्ड। ठीक है, तो और फाइनेंशियल इनिशिएटिव को मॉनेटरी इनिशिएटिव भी कहते हैं। तो अगर इसकी मैं मीनिंग बताऊं तो रिवॉर्ड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इनिशिएटिव या फिर मॉनेटरी इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये पैसा देकर हम अपने एम्प्लॉयज को ललचाते हैं। और दूसरी जगह है हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज को पैसे को छोड़कर उन्हें हम बाकी तरीकों से ललचाते हैं। मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को कह देंगे, देख भाई अगर तूने हमारा काम कंप्लीट कर दिया ना तो हम तुझे प्रमोशन दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या पैसे, हम यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैसे को छोड़कर अगर जितना आप अलग तरीके से पैसे को छोड़कर, अगर आप पैसे को छोड़कर कोई भी अलग तरीके से आप ललचाएंगे तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव का नॉन मॉनेटरी इनिशिएटिव भी कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा आपकी स्कूल में आपको अवार्ड मिलता होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल गया, मेडल मिल गया। ठीक है, तो बच्चों वो अवार्ड हो जाता है। रिवॉर्ड और अवार्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, रिवॉर्ड बच्चों पैसे के टर्म्स में मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। रिवॉर्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इनिशिएटिव। लेकिन अवार्ड क्या होता है बच्चों, जिसे हम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम पैसों के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो जब भी हम एम्प्लॉयज को पैसों को छोड़कर कोई और तरीके से ललचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। तो अवार्ड्स व्हिच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एज नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव या नॉन मॉनेटरी इनिशिएटिव। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास होते हैं ललचाने के, पहले हम पैसे देकर ललचा सकते हैं या फिर बिना पैसे को हम कोई और तरीके से ललचा सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। तो फाइनेंशियल इनिशिएटिव में बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम पैसा देकर उन्हें ललचा सकते हैं। वो तरीके क्या है वो अभी मैं आप सभी के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी हम फाइनेंशियल इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इनिशिएटिव में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास पे एंड अलाउंस। अब पे एंड अलाउंस क्या होता है बच्चों, हम अपने एम्प्लॉयज को पैसा देते हैं, हम उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में देते हैं। यहाँ पे हम उन्हें क्या देते हैं, सैलरी देकर हम उन्हें बोल देते हैं, देख भाई अगर तुझे हमारे यहाँ काम करना है, ठीक है, तुझे अगर पैसे अगर तुम्हें हमारे यहाँ काम करना है तो सबसे पहले ना तुझे हमारे सारे काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे तो हमारे सारे काम को कंप्लीट कर लेगा तो हम तुझे पैसे दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, सैलरी दे देंगे। तो बच्चे पे एंड अलाउंस बच्चे बेसिक चीज है। ठीक है, एक एम्प्लॉय आपका काम जब करेगा तभी तो आप उसको सैलरी दोगे, है ना। तो ये बच्चे बहुत बेसिक के बारे में बात कर रहा है, पे एंड अलाउंस। सेकंड चीज है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग। देखो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है बच्चों, कभी कभी ना कंपनी डिसाइड कर देती है, वो डिसाइड कर देगी और एक परसेंटेज फिक्स कर देगी कि हमें इस बार 30% प्रॉफिट कमाना है। ये मैंने एग्जांपल में लिया है ना, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंपनी यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए 30, तो ऐसी कंपनी क्या करती है, परसेंटेज डिसाइड कर देती है कि उन्हें इतना परसेंटेज प्रॉफिट उन्हें कमाना है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी कंपनीज ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेती है। मतलब जितना वो सोचती है, जैसे 30% सोचा लेकिन कमा लिया 50%, तो वो क्या कर लेती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं तो कंपनी ने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया, कंपनी ने सोचा 30 था लेकिन कमाया 50, मतलब 20% प्रॉफिट उन्होंने एक्स्ट्रा कमा लिया, है ना। तो कंपनी क्या करती है बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, ये अपने एम्प्लॉयज को बांट देती है। ठीक है, वो अपने एम्प्लॉय जितने भी उनकी कंपनी में एम्प्लॉयज है ना उनको बांट देती है। और कंपनी क्या है कि भाई देखो हमारी कंपनी में जब जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा ना तब तुम्हें ये प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयज भी सोचते हैं अरे यार अब अगली बार ना हम और अच्छा जितना प्रॉफिट कंपनी डिसाइड करेंगे ना उससे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को कमा के दिखाएंगे तो हमें भी प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, पैसा उन्हें एम्प्लॉयज को दे देती है। देखो थर्ड पॉइंट है हमारे पास को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, स्टॉक ऑप्शन मतलब कंपनी से रिलेटेड।
ठीक है, अब देखना कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम ना अपने एम्प्लॉइज को ना क्या करते हैं, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, हमारी मान लो पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हमें पता चला कि यार हमारा एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो हम लोग ने सोचा कि यार इस एम्प्लॉय को ना काम करते हैं, हम हमारी कंपनी का ना, हमारी मतलब पार्टनरशिप फर्म का ना पार्टनर बना लेते हैं, तो हम इस एम्प्लॉय को क्या कर देते हैं, पार्टनर बना लेते हैं, तो एम्प्लॉय हमारा बदल जाता है पार्टनर में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है पार्टनर में। तो इससे हो जाता है बच्चों, ये जो एम्प्लॉय रहता है ना फिर बहुत खुश हो जाता है, आप इसको पता है अरे यार मैं तो पार्टनर बन गया, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट मिलेगा तो उसका पैसा मेरे पास आएगा, ठीक है, ज्यादा पैसा आएगा, तो एम्प्लॉय में मतलब मान लो पहले से 5,000 कमाता हूँ, क्या पता पार्टनरशिप फर्म में बहुत ज्यादा करोड़ों में प्रॉफिट हो गया, तो इसका भी हिस्सा इसको मिलते जाएगा, तो 5,000 से अच्छा है कि इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिला, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हम उन्हें पैसे दे देते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी ना बच्चों स्टॉक ऑप्शन अभी कंपनी के लिए होता है, कभी कभी कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉइज को ना खुश करने के लिए वो क्या करती है, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना वो उन्हें सस्ते में बेच देती है, मतलब मान लो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मुझे इस कंपनी का, मान लो ये एबीसी कंपनी है और मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे क्या करना है, इस कंपनी का शेयर खरीदना है, तो ना कंपनी बोलेगी भाई तुम इन्वेस्टर हो तो हम ना तुम्हें ना ₹500 में तुम्हें हमें, मतलब कंपनी मुझे कहेगी कि तुम हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हो तो हम ना तुम्हें अपनी कंपनी का शेयर ₹500 में देंगे, लेकिन जैसी कंपनी को पता चल जाता है ना कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉइज कोई अच्छे काम कर रहे होते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, उन एम्प्लॉय को बोलती है कि भाई तुम अच्छे काम कर रहे हो तो हम क्या करें, जो शेयर हम अपने इन्वेस्टर को ₹500 में दे रहे हैं वो शेयर हम तुम्हें ना ₹100 में दे देंगे, मतलब 400 तुम्हें सस्ता रुपए में दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करती है कंपनी से अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए वो क्या करती है, उन्हें शेयर्स एट चीप प्राइस एंड मार्केट प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस में शेयर्स है उनसे सस्ते में क्या कर देती है, शेयर्स अपनी कंपनी का अपने एम्प्लॉयज को दे देती है, तो अपने उनके एम्प्लॉयज बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है बोनस। देखो आपको आपको सैलरी तो मिलता ही है, सैलरी में कंपलसरी आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, महीने में या फिर जो भी है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करती है कंपनी से कुछ पैसा एक्स्ट्रा में देती है, तो ये जो बच्चा एक्स्ट्रा या फिर कह लो ओवर एंड अबव सैलरी या वेजेस, मतलब ऐसा पैसा जो आपकी सैलरी या वेजेस से ऊपर मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो कुछ पैसे कंपनी से आकर लेती है, सीधी बात कुछ पैसा आपको मिलता है, परमानेंट मिलता है, तो कभी कभी कंपनी से आकर कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा में देती है, तो बच्चों इस एक्स्ट्रा पैसा को क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं। तो इससे क्या हो जाती है कंपनी या फिर मतलब एम्प्लॉय जो रहते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। कमीशन, बच्चों कमीशन है बेसिकली होता है किसके लिए, सेल्स पर्सन के लिए। देखो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है बच्चों, बहुत सारे सेल्स पर्सन है, ठीक है, इनको ना बच्चों क्या रहती है, फिक्स सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, मतलब हर महीने में इनको कुछ पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ठीक है ये परमानेंट है या फिर मैं कह सकता हूँ कंपलसरी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन कंपनीज क्या बोलती है, कंपनीज क्या बोलती है कि भाई अब सारे सेल्स पर्सन को कि देखो भाई अगर हम तुम्हें ना एक्स्ट्रा पैसा देंगे, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देंगे अगर तुम एक्स्ट्रा सेल्स करोगे, मतलब इनको कुछ टारगेट दिया जाता है कि भाई तुम ना 30 सेल्स क्या करना, तुम्हें बेचना ही बेचना है, हर पर्सन को क्या देती है, लेकिन अगर मान लो कि ये वाला एम्प्लॉय अगर 30 की जगह अगर इसमें 50% मतलब एक्स्ट्रा कुछ सेल्स कर दिया, तो ठीक है, तो कंपनी कहेगी कि जो भी बंदा एक्स्ट्रा सेल्स करेगा ना, एक्स्ट्रा सेल्स ज्यादा सेल्स करेगा हम उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो मतलब इन्हें फिक्स तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ जो बंदा एक्स्ट्रा सेल्स करेगा ना उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। तो अगर जितना ज्यादा आप सामान बेचोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इनिशिएटिव। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हर हर जगह ना बच्चों पूरी दुनिया में ना कुछ पर्सन एफिशिएंट होते हैं कुछ पर्सन इनएफिशिएंट होता है, मतलब देखो मतलब अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे ना एफिशिएंट होते हैं जिन्हें बहुत पढ़ाई में बहुत मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे, एफिशिएंट स्टूडेंट कहेंगे। और बच्चा आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो अच्छा पढ़ते नहीं होते, तो वो क्या इनएफिशिएंट स्टूडेंट है। तो वैसे ना हर कंपनीज में भी ना बच्चों एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, मतलब जो अच्छे काम करते हैं, और कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो इनएफिशिएंट होते हैं, जो बेकार काम करते हैं। तो बच्चों कंपनीज क्या करती है, जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं ना उन्हें ज्यादा पे करती है, और जो इनएफिशिएंट होते हैं ना उन्हें पे मतलब पैसा कम देती है। अब इसका एक रीजन है, मान लो बच्चों अगर कंपनीज ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगी कि हमें एफिशिएंट वर्कर्स को ज्यादा देंगे इनएफिशिएंट को कम देंगे, अगर कंपनी ऐसा रूल नहीं बनाएगी तो होगा क्या, अब जो काम अच्छा करने वाला है ना ये सोचेगा अबे यार सारा मैं जितना भी काम करता हूँ तो भी मुझे 5,000 मिल रहा है, और जो काम बेकार कर रहा है उसको भी 5,000 रुपए मिल रहा है, तो ये भी जो अच्छा काम करने वाला वर्कर है ना ये भी बोलेगा छोड़ यार मैं भी ना ऐसी फालतू काम करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तभी मुझे 5,000 मिल रहा है, और जो बेकार काम कर रहे हैं उनको भी 5,000 मिल रहा है, तो वो सोचता है अरे यार छोड़ मैं भी ना इनके जैसा काम करता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि भाई अगर तुम अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा पे करेंगे, अगर तुम और जो बेकार काम करेंगे ना पे कम करेंगे, तो इसे हो क्या जाता है, अब जो अच्छा काम कर रहे हैं ना वो सोचेगा यार मुझे तो ज्यादा पैसा मिलेगा तो ये और अच्छा काम करेगा। अब लेकिन जो इनएफिशिएंट वर्कर जो बेकार काम करता है उसको पैसा कम मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, ये बोलेगा अरे यार मेरे मतलब जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें कुछ वर्कर्स को बहुत अच्छा पैसा मिला ज्यादा पैसा मिला, तो इनएफिशिएंट वाला वर्कर भी ना मोटिवेट हो जाएगा, ये बोलेगा कि यार एक काम करता हूँ मैं भी ना ज्यादा काम करता हूँ तो मुझे भी ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाता है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर है ना वो भी एफिशिएंट वर्कर बन जाता है। कभी कभी इनएफिशिएंट वर्कर सोचेगा अरे यार एफिशिएंट वर्कर को ज्यादा मिलता है काम करता हूँ मैं भी ना ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे भी ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, तो ये अपने आप हो जाता है। और ये चीजें ना बच्चों ये फॉलो डेफिशिएंट पीस बेस्ड सिस्टम, ये आपने टेलर प्रिंसिपल में चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल के बारे में, तो ये जो पॉइंट है ना वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है।
तो ये भी बात आप ध्यान से लिख लेना। अब बच्चों हमारे पास अगला पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखो कभी कभी ना हम अपने एम्प्लॉयज को ना जैसे वो हमारी कंपनी को छोड़ देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, पेंशन देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो पैसे हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए बचा के रखते हैं कि वो जैसे हमारा एम्प्लॉयज छोड़ेगा कंपनी को तो उसके बाद हम उन्हें वो पैसा दे देंगे। तो इससे क्या हो जाता है, एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय ना कभी भी कंपनी ज्वाइन करता है ना, वो देखता है कि भाई उसको जैसे ही वो रिटायर हो जाएगा तो उसको क्या क्या कंपनी देगी। ठीक है, तो अगर उसे पेंशन प्रोविडेंट मिलेगा तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो बच्चा इस तरीके से भी ना एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। पर्क्स, फ्रिंज, परक्विज। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी ना हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का हम ना क्या कहते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं। लेकिन ना कभी कभी हमारे पास एम्प्लॉय आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें ना लोन चाहिए। ठीक है, तो और अगर वो कोई भी एम्प्लॉय अगर बाहर बैंक में लोन मांगने जाएगा तो भाई उसे ना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा लोन में। लेकिन कभी कभी ना कुछ कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फायदा ये देती है कि अगर वो कोई भी एम्प्लॉय से लोन मांगने आता है ना तो कंपनी बोलती है भाई तुम लोन ले लो, हम ना उसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो बच्चा ऐसी सारी फैसिलिटीज को क्या कहते हैं, पर्क्स कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं, परक्विज कहते हैं। कभी कभी कार भी दे देता है पैसा देके, बोलते हैं भाई पैसा ले लो, कार ले लेना, पैसा ले लो, कपड़े ले लेना। ठीक है, तो ये होता है बच्चों पर्क्स या फ्रिंज या परक्विज का मतलब। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने जितने भी फाइनेंशियल इनिशिएटिव बताया ना, तो ये क्या करता है, पैसे के टर्म्स में करता है, मतलब हम पैसा देके अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। अब है नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। अब बच्चों इसे अवॉर्ड, मतलब पैसे को छोड़कर हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को पैसे को छोड़कर अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। आप वो कैसे करते हैं वो अभी आप देखना। देखो हम अपने एम्प्लॉयज को क्या देते हैं, देख भाई अगर तू अच्छा काम करेगा ना तो हम ना तुझे अच्छा स्टेटस देंगे, मतलब हम तुझे ज्यादा रैंक में रखेंगे। ठीक है, हम तुझे ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टेटस के थ्रू भी ना कभी कभी कंपनी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर देती है। ठीक है, अब करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, कंपनीज ना अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं देखो भाई तुम हमारा अगर काम करते हो ना तो हम तुम्हें प्रमोशन दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या हो जाता है, प्रमोशन से एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाता है क्योंकि प्रमोशन मिल जाएगा तो उसकी स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए प्रमोशन के थ्रू क्या करती है, ललचाती है। अब बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब बच्चों ये ना टेलर का प्रिंसिपल आपने देखा होगा, तो ये भी ना ये क्या करता है, टेलर का प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो आपको ये बताना है। जॉब इनरिचमेंट। देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना कंपनीज में, वो ना हमेशा सेम काम करके ना थक जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं। सेम काम करके क्या रहता है, बोर हो जाते हैं, रूटीन वर्क, मतलब सेम काम करके वो बोर हो जाता है। तो अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि भाई वो सॉरी अपने मैनेजमेंट को कहते हैं कि भाई हम ये काम कर करके बोर हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है, उन्हें ललचाती है, वो कहती है कि देखो भाई तुम्हें क्या, तुम अपना काम करके बोर हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम ना तुम्हें ना वैरायटी देंगे और नए नए काम सिखाएंगे, लेकिन तुम्हें ना इसके लिए हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना वो तुम्हें कंप्लीट करना होगा। तो जैसे वो अपने एम्प्लॉय को कहती है जैसे तुम हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट कर लोगे तो हम ना तुम्हें वैरायटी देंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे काम में, तो जिससे तुम बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होता है जॉब एनरिचमेंट होना। अब है हमारे पास एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम ना अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करते हैं। देखो कभी कभी ना जो एम्प्लॉय, मतलब मान लो ये जो वर्कर है ना बच्चों, ये बहुत अच्छा काम करता है, तो कभी कभी ना जो भी बॉस या जो भी मैनेजमेंट क्या करता है, इस वर्कर को बाकी वर्कर्स के सामने क्या कर देता है, उसकी वाहवाही करता है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करता है। वो कहेगा कि भाई ये जो वर्कर है ये तुमसे अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा है, सारा काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है ना, तो ये जो वर्कर है ना बच्चों बहुत खुश हो जाता है, इसको अच्छा लगता है कि भाई बाकी सब वर्कर्स के सामने इसकी वाहवाही हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, बॉस ना क्या करता है, जो भी वर्कर अच्छा काम करता है ना उसको अपने कैबिन में बुलाता है प्राइवेट, और बोलता है कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो, ऐसे लगे रहो, अगर तुम ऐसे काम करते रहोगे तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा और तुम्हारा रिस्पेक्ट करूंगा, टॉप लेवल मैनेजर को बताऊंगा कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, ये तो ऐसे करके क्या करता है बच्चों, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर देता है। ठीक है, और ये बच्चों ये चीज याद रखना कि ये जो इनिशिएटिव प्रिंसिपल जो आपने चैप्टर 2 में फेवर का जो प्रिंसिपल है, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब है बच्चों जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या, देखो हम ना क्या करते हैं बच्चों, अपने एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टाइम बॉन्डिंग बना देते हैं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब आपको ये जानना है कि कंपनीज ना कभी कभी क्या करते हैं, अपने जो भी एम्प्लॉइज है, मतलब जो भी एम्प्लॉइज है उनके कंपनी में, हम कभी कभी कंपनीज क्या करती है, कागज का टुकड़ा बना दी है और उसमें लिख देती है कि भाई तुम ना, और इस कागज के टुकड़े को सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, परमानेंट लेटर। तो कंपनीज क्या करती है बच्चों, अपने एम्प्लॉइज को ये परमानेंट लेटर उनके हाथ में थमा देती है और कहती है कि भाई तुम ना हमारी कंपनी में ना 30 ईयर्स के लिए तो पक्का पक्का काम करोगे, इस 30 ईयर्स के पहले हम तुम्हें निकालेंगे नहीं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या रहता है, आपकी आप एक बार लग जाते हो तो उसके बाद आपको कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों यही होती है जॉब सिक्योरिटी। हम क्या करते हैं बच्चों, अपने एम्प्लॉइज को ना सिक्योरिटी दे देते हैं कि भाई तुम अगर अच्छा काम करोगे, अगर तुम्हारा गोल को कंप्लीट कर दोगे ना तो हम तुम्हें जॉब सिक्योरिटी दे देंगे। मे बी 50 ईयर्स की, तुम्हारे 50 साल का कोई निकाल नहीं सकता। और मे बी कभी कभी हम ऐसा भी कह देते हैं, जब तक तुम 55 साल के हो नहीं जाओगे, 50 ईयर्स ओल्ड हो नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें हमारी कंपनी रखेगी, तुम्हें निकालेगी नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसी जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं। तो इससे एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाता है, उसको पता चलता है यार मुझे तो कंपनी निकालेगी नहीं, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये
ये होता है बच्चों जॉब सिक्योरिटी। तो कभी कभी स्टेबिलिटी टू एम्प्लॉइज मतलब वही है कि हम सिक्योरिटी देते हैं, जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। तो बच्चों फेवल फेवल का एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो बच्चों ये जो जॉब सिक्योरिटी का जो पॉइंट है ना, ये वो वाला फेवल का प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये याद रखना, आप कह सकते हैं जॉब सिक्योरिटी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो ये भी चीज आप नोट्स में लिख लेना। अब है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, व्हाइट कॉलर पीपल बच्चों वो पीपल होते हैं, जैसे बहुत बड़े टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर पीपल, मतलब जो इंपॉर्टेंट पीपल, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, सीओ हो गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हाइट कॉलर पीपल मतलब कंपनी के बहुत टॉप पीपल होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्या रखता है, मीटिंग रखते हैं। तो मीटिंग में क्या करते हैं बच्चे, टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब बड़े बड़े लोग कंपनी के क्या करते हैं, वर्कर्स को भी बुला लेते हैं। वर्कर्स को भी बुला लेते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई हमारी मीटिंग में ना तुम भी इन्वॉल्व हो जाओ, मतलब तुम भी हमारी मीटिंग में ना आ जाओ और हमारी मीटिंग में हमारा साथ दो, ठीक है। अब इससे क्या होता है बच्चों, देखो मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, एक प्रोडक्ट निकाला और इसका नाम रख दिया एबीसी। तो अब क्या हो जाएगा, अब उनके वो वर्कर से पूछेंगे कि भाई हम ये मोबाइल निकालें तो ये मोबाइल सही तो रहेगा कि नहीं। तो कोई एम्प्लॉय बताएगा जी सर सही रहेगा, सर सही रहेगा। फिर कंपनी बताएगी इसका नाम उन्होंने एबीसी रखा है। तो फिर कोई एम्प्लॉय बताएगा सर ये तो अच्छा नाम है। कोई एम्प्लॉय बोलेगा नहीं सर हमारी 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 ना रिलीजन में ना इसका मतलब ना बहुत गलत होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट कॉलर पीपल इसका नाम चेंज करके कुछ और रख देंगे। तो मतलब क्या करेंगे, वो अपने वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो उन्हें बहुत सारे आइडियाज भी मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चों जब हम व्हाइट कॉलर पीपल बड़ी पीपल जब अपने वर्कर्स को मीटिंग में इन्वॉल्व करते हैं ना, तो बच्चों इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पीयर रिकॉग्निशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको मैस्लोस मैं यहाँ पे आपको मैस्लोस में बताऊं तो यहाँ पे हम पीयर रिकॉग्निशन मतलब अगर आपने पढ़ के रखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीयर रिकॉग्निशन कहते हैं। तो बच्चों इससे ना एम्प्लॉइज ना बच्चों बहुत खुश हो जाते हैं। मान लो कि अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को पूछा कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट करें, ठीक है, तो इसमें से ये वाला एम्प्लॉय ने बोला कि सर हमें ना ये वाला प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो अगर मान लो कि कंपनी ने इसका जो इस एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट बताया और मान लो कि कंपनी ने सोचा कि यार प्रोजेक्ट अच्छा है और इस प्रोजेक्ट में जाके स्टैब्लिश करे, इंप्लीमेंट कर दिया, तो इसे एम्प्लॉय कितना खुश हो जाए, ये बोलेगा पूरी अपनी सोसाइटी दोस्तों को कि भाई मेरी कंपनी ने ना, जो मैंने वो कंपनी को आइडिया दिया ना, वो कंपनी ना मेरा आइडिया को ना यूज कर रही है, ठीक है। तो इसको कितना खुश हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, है ना। तो ये बच्चों होता है फायदा। तो बच्चों ये जो एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन जो पॉइंट है ना बच्चों, ये क्या करता है, फॉलो करता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये टेलर का प्रिंसिपल है बच्चों, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ के रखा है, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है ये वाला पॉइंट, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट, एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। बच्चों इस में क्या होता है, बॉस जो होता है ना बच्चों को क्या देता है, फ्रीडम दे देता है अपने एम्प्लॉइज या वर्कर्स को। फ्रीडम देने का मतलब होता है बच्चों पावर दे देता है। अब जैसी बच्चों पावर आ जाती है ना, जैसे मान लो बच्चों आपकी स्कूल में आप सारे स्टूडेंट्स हो, क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स हो, अगर टीचर ने आपको पावर दे दी और वो उन्होंने आपको क्लास मॉनिटर बना दिया और उन्होंने क्लास मॉनिटर की पावर आपको दे दी, तो आपको अच्छा लगेगा। सेम चीज बच्चों, जैसी बॉस अपनी पावर दे देता है एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स को, तो वैसे ही एम्प्लॉइज और वर्कर्स भी बच्चों बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। वो भी क्या हो जाता है बच्चों, बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये होता है एम्प्लॉइज पावरमेंट, मतलब हम पावर अपने एम्प्लॉइज को दे देते हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करता है, मतलब ये कंसेप्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो कि अपने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा है बच्चों, ये वाला कंसेप्ट फॉलो करता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से भी क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉइज क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम उनको ललचा भी देते हैं, देखो भाई अगर तुम अच्छा काम करोगे ना तो हम तुम्हें अपनी पावर भी दे देंगे। तो इस तरीके से कंपनी क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करके अपने एम्प्लॉय से काम करवा लेती है, ठीक है। तो वो दो तरीके से करवा सकती है, तो वो पैसे देके करवा सकती है। सेकंड चीज वो क्या कर सकती है, बिना पैसे देके करवा सकती है। तो बच्चों पैसे देके करवा सकती है, तो उसके टोटल मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए, और वो कभी कभी बिना पैसे देके भी उन्हें मोटिवेट कर सकती है, और इसके मैंने आप सभी के साथ 7 पॉइंट शेयर करे, ठीक। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। लीडरशिप मतलब बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, ठीक है। तो मतलब मैं आपको अगर एक बेसिक चीज में बताऊं तो लीडर एक व्यक्ति होता है, ठीक है, और इस लीडर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं लीडर कौन होता है, ठीक है। देखो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया था, अभी भी एक बार फटाक से एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, जिसे आप लोको पायलट कहते हैं, ठीक है, ट्रेन का ड्राइवर। तो बच्चों ये जो ट्रेन का ड्राइवर है, इसे ट्रेन चलाना अच्छे से आता है, ठीक है। इस ड्राइवर को पता होगा कि ट्रेन की स्पीड कब बढ़ानी है, कब उसे कम करनी है, किस तरफ मुड़ना है, और उस ट्रेन से रिलेटेड सारी चीजें इस ड्राइवर को पता होगी, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर होता है इसे ट्रेन को चलाना आता है, ठीक है। तो वैसे ही लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पीपल को चलाता है, मतलब लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, पीपल को चलाता है। मतलब पीपल को चलाने का मतलब सर पीपल को हैंडल करता है, पीपल को अच्छे से हैंडल करता है, ठीक है। तो हर कंपनीज में एक लीडर होता है या फिर एक मैनेजर होता है जो क्या करता है, लोगों को संभालता है, मतलब उन्हें मोटिवेशन देता है, ठीक है, उनके साथ बातचीत करता है, हर वो सारी चीजें उनसे फीडबैक लेता है, उन्हें गाइड करता है, ठीक है। तो ये बच्चा होता है लीडर, ठीक है, जो लीडर को चलाता है। जैसे ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को चलाता है, वैसे लीडर क्या करता है, पीपल को चलाता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो बच्चों जो भी लीडर होता है ना, उनके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनके अंदर क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। तो अब ये लीडरशिप क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज जाननी है यहाँ पे
मैंने मीनिंग पहले भी बताया था। लीडरशिप की मीनिंग प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। ये क्या है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, पीपल को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके बिहेवियर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। बिहेवियर को चेक करना मतलब उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उन्हें क्या किस तरीके से काम करवाया जाए, तो ये सारी चीजें। तो लीडरशिप बच्चों ये होता है, ठीक है। अब लीडरशिप के मैं आपको फीचर्स के बारे में बताऊं तो फीचर्स में 4 फीचर्स हैं। सबसे पहला है लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हर बार हर ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है। सेकेंड चीज है, हम जो भी लीडर होता है वो क्या करता है, जो उसे चाहिए वो उन लोगों से काम करवाता है, ठीक है। मतलब जो जैसे मान लीजिए कि जो लीडर सपोज कीजिए लीडर चाहता हो कि कंपनी में प्रॉफिट जो है 5% से इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से पूरे उसके जो भी इम्प्लॉइज पीपल मतलब इम्प्लॉइज होगा उनको हैंडल करेगा, ठीक है। उन्हें उन्हें समझाएगा, उन्हें काम करने का तरीका बताएगा कि जैसे प्रॉफिट जो है 5% इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या होता है, गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, अभी आपने पढ़ा, ये क्या करते हैं, हम पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम उन्हें अपने तरीके से चला पाए। वो चीज है, हम पीपल के बिहेवियर को क्या करते हैं, लीड करते हैं, जो आपने पहले ही पढ़ के रखा है, ठीक है। अभी जो लीडरशिप होता है ना, इसके कुछ तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास ऑटोक्रेटिक, या फिर हम इसे ऑथोरेटिव या फिर बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। सेकंड टाइप जो स्टाइल होता है लीडरशिप का वो होता है डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव या फिर ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। और थर्ड होता है फ्री रिंग वाला, ठीक है। तो ये 3 जो है हमारे पास लीडरशिप है, तो इसके अलग अलग कुछ नाम होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये आखिर में होते क्या है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने बेसिस लिखा है, यहाँ पे मैंने ऑटोक्रेटिक लिखा है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक के बारे में, यहाँ पे फ्री रिंग के बारे में, ठीक है। तो हम हर चीजों को ध्यान से सुनते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला है हमारे पास कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, आखिर ये तीनों है क्या। तो सबसे पहले हम ऑटोक्रेटिक के बारे में सारी बातें जानते जाएंगे, ठीक है। देखिए ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप होती है जहां पे क्या रहता है, एक लीडर होता है, एक सुपीरियर होता है। लीडर मतलब एक सुपीरियर, और बाकी जितने भी रहते हैं वो सारे वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो लीडर इन वर्कर्स को बोलेगा, इन वर्कर्स को वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे आर्मी में क्या होता है, जो मेन आपका सोल्जर रहता है, ठीक है, जो वो ऑर्डर देगा सारे आर्मी वालों को, वो सारे आर्मी वालों को उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। वो बोलेगा कि बॉम्ब फेंकना है तो फेंकना पड़ेगा, भले ही अगर जितने भी सोल्जर्स को लग रहा है कि बॉम्ब फेंकने से घाटा हमारा ही होगा, तब भी अगर जो भी मेन सोल्जर ने ऑर्डर दिया तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ऑटोक्रेटिक ऐसा सिस्टम फॉलो होता है। जैसे हिटलर, ठीक है, हिटलर आप सभी जानते हैं, एडोल्फ हिटलर, वो मतलब क्या था, वो एक तरीके का किंग था, जो वो कहता था उस सभी को वो फॉलो करना पड़ता था। तो सेम चीज है ऑटोक्रेटिक। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लीडर होता है और वो लीडर क्या करता है, सभी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है और वही चीज उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी, कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता। तो ये इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक। अगर यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग से बताऊं, लीडर देमसेल्व्स टेक ऑल डिसीजन, मतलब जो लीडर होता है वो खुद ही डिसीजन ले लेता है। दे बिलीव ऑन देयर ओन आइडिया, मतलब यहाँ पे जो लीडर्स होता है वो क्या करते हैं, अपने ही आइडिया पे बिलीव करता है, वो किसी और के आइडिया में बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी टाइप की लीडरशिप होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब ये सूटेबिलिटी, मतलब ये कौन कौन से तरीके, मतलब अगर ये केस स्टडी में आ गया तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। देखो ऑटोक्रेटिक में क्या रहता है, जो लीडर का कंट्रोल रहता है ना वो बहुत हाई रहता है, ठीक है, जो ये बोलता है वही होगा, तो कंट्रोल क्या रहता है, बहुत हाई होता है। सेकंड चीज है एरर। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कोई एरर नहीं होता, मतलब देखो जैसा लीडर कहेगा आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, लीडर के हिसाब से हर चीजें चलनी पड़ेगी, तो कहीं भी कोई भी प्रकार की गलती, एरर मतलब गलती नहीं होगी। वर्कर्स यहाँ पे बेसिकली क्या ऑटोक्रेटिक में देखा जाता है कि जो वर्कर्स क्या होते हैं, थोड़े अनएक्सपीरियंस होते हैं, मतलब उन्हें ज्यादा कुछ नॉलेज होती नहीं है, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स, हाँ ऑटोक्रेटिक में बच्चों हम हार्मनी और डिस्कर्ट का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जो कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ के रखा है, ठीक है। और हम ऐसा कौन सा प्रिंसिपल जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में फॉलो नहीं करते, उसका मतलब है कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। अब इसका रीजन है इसको हम क्यों फॉलो नहीं करते वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि आपको जो भी सुपीरियर है, जो भी लीडर है, उसे क्या करना है, अपने सुपीरियर्स को भी क्या करना है, डिसीजन मेकिंग में मतलब मौका देना है, उनकी बातों को सुनना है कि वो स्ट्राइक में ना है, ये सारी चीजें आपने पढ़ के रखा है। और ऑटोक्रेटिक में क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि जो लीडर बोलेगा वही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म कहता है कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ लीडर ही जो ऑर्डर देगा वही फॉलो होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स के बाद है कंसेप्ट फॉलोड। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होता है। आपको पता है सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ टॉप के पास ही पावर होती है और किसी के पास पावर नहीं होती, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, सिर्फ लीडर के पास पावर होती है और बाकी किसी के पास नहीं होती। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है जो कंसेप्ट फॉलो हुआ है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी फॉलो हुआ है। कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो
यहाँ पे क्या होगा, जो लीडर्स ऑर्डर देगा वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जो ऑर्डर देगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लीडर क्या करता है सिर्फ उन्हें बोलते जाता है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या रहता है, नीचे की ओर होता है। कम्युनिकेशन जो टॉपिक पढ़ा है ना आपने, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये सारे आपने कुछ कुछ पढ़ा है कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, लीडर जो क्या करता है सिर्फ ऑर्डर देता है, ना अपने वर्कर से सजेशन लेता है, ना कुछ नहीं लेता, सिर्फ वो उन्हें ऑर्डर देता है। तो जो कम्युनिकेशन रहता है ना वो क्या रहता है, डाउन की ओर रहता है, क्या रहता है, डाउन की ओर रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने वन में, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मोटिवेशन टेक्निक्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑटोक्रेटिक में नेगेटिव मोटिवेशन यूज करते हैं। जैसे हिटलर था, वो क्या करता था, गलत गलत वे से क्या करता था, सब चीज चलाता था। वो कहता था कि जो मेरा काम नहीं करेगा उसे हम मारेंगे, जो नहीं करेगा उसे इमीडिएटली फांसी लगाया जाएगा, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसे हम फांसी लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। तो ये सारी क्या रहते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो डर के मारे लोग क्या करते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मोटिवेशन यहाँ पे फॉलो होता है। फिर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे बच्चों कोई डेलीगेशन नहीं होता। अब मैं यहाँ पे, अब आता है बच्चों डेमोक्रेटिक में। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है ना, ये सिर्फ पहले के जमाने में फॉलो होता था, आज बहुत ना के बराबर फॉलो होता है। आज के समय में बेसिकली डेमोक्रेटिक फॉलो होता है। जैसे आपने पढ़ा है ना डेमोक्रेसी, वैसे ही सेम चीज है डेमोक्रेटिक, ठीक है, थोड़ा फ्री टाइप का, इसलिए फॉलो किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लीडर जो रहता है वो क्या करता है, अपने सारे वर्कर्स को ऑर्डर भी देता है, अपने सारे वर्कर्स को ऑर्डर भी देगा और अपने वर्कर से फीडबैक भी लेगा, सजेशन भी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब जो भी लीडर कहता है, ठीक है, तो वो जो जितने भी उसके वर्कर्स है वो सारी उस बातों को सुनते हैं। और अगर वर्कर्स को लगता है कि लीडर जो है वो गलत जा रहा है, तो वर्कर्स क्या करता है, वो अपने लीडर को बोलते हैं कि सर आप इस तरीके से मत कीजिए, इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, लीडर ऑर्डर तो देता है लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, अपने वर्कर से सजेशन भी लेता है। लीडर ये जानने की कोशिश करता है कि जो वो ऑर्डर दे रहा है वो एक्चुअली में सही है कि भी नहीं, तो बाकी लोगों से भी सजेशन लेता है। तो हम क्या कहते हैं, इसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। तो आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे ना, जैसे तो वो क्या करते हैं, ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं वो, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी है, अगर वो कंपनी लॉन्च करिए कोई भी मोबाइल, तो वो सारे एम्प्लॉय से पूछेंगे कि हम ये मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं। तो सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, फीडबैक देंगे कि सर हमारे जो रिलीजन में ये वाला मोबाइल का नाम जो है ये चलेगा नहीं, हमारी स्टेट में ये सारी चीजें चलेगी। तो एम्प्लॉय से क्या मिल जाता है, हमें फीडबैक या सजेशन मिल जाता है। तो ऐसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब लीडर, अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। लीडर आफ्टर टेकिंग सजेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स कम्स टू द फाइनल डिसीजन। हाँ, जो भी लीडर होता है ना वो अपना ऑर्डर तो देता है, मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डर तो देगा, ठीक है, और साथ ही साथ वो अपने लोगों से सजेशन भी लेगा। यही चीज मैंने लिखा है, लीडर आफ्टर टेकिंग सजेशन, वो मतलब अपने ऑर्डर देने के बाद जब वो सजेशन मांग लेता है, उसके बाद ही वो क्या करता है, डिसीजन फाइनल करता है कि जो वो ऑर्डर दे रहा है वो फाइनली उसे अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है डेमोक्रेटिक का मीनिंग। सूटेबिलिटी, यहाँ पे जो कंट्रोल रहता है ना बच्चों, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लीडर ही के पास पूरी पावर कंट्रोल नहीं रहता, यहाँ पे क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ऑर्डर भी मिलता है और साथ ही साथ वर्कर्स इसे चेंज भी करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होता है। डिसीजन क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। क्यों कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या रहता है, अगर ऑर्डर जो आपने दिया, ठीक है, तो उस ऑर्डर को मे भी कोई भी गलत वे से समझ ले, या फिर डिसीजन में क्या रहता है बच्चों, टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। क्या रहता है, टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि हम क्या लेते हैं, पहले तो ऑर्डर देता है लीडर, फिर सजेशन मांगते हैं, जिससे कभी कभी क्या हो जाता है, डिसीजन जो होता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे वर्कर्स क्या रहता है, थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स जो फॉलो होते हैं, तो बच्चों ये दोनों प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है जो फॉलो नहीं होता, ठीक है। डेमोक्रेटिक में हर प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। अब इसके बाद कंसेप्ट, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट फॉलो हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होता है। आपने सभी ने पढ़ के रखा है कि डेलीगेशन एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पे सुपीरियर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ पावर देता है कि वो उनका काम इजिली कर दे। अब यहाँ पे क्या रहता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। क्यों, देखिए यहाँ पे आपको लीडर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे लीडर क्या कर रहा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या करता है लीडर, अपने वर्कर से क्या करता है, देखिए वर्कर से क्या करता है, वर्कर से सजेशन मांगता है, तो ये क्या करता है, अपवर्ड के ऊपर कम्युनिकेशन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वे है, पहला तो डाउनवर्ड और दूसरा है अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। हम मतलब अपने वर्कर्स को कहते हैं कि अगर आप काम कर दोगे तो हम आपको पैसा देंगे, कुछ बोनस देंगे, इस तरीके से होता है पॉजिटिव। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन हम यहाँ पे पावर क्या कहते हैं, कुछ ही एक्सटेंड तक देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्री रिंग। अब बच्चों ये ऐसा टाइप का लीडरशिप है जहां पे लीडर क्या करता है, अपने सारे वर्कर्स को मतलब अपने सारे वर्कर्स को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, आराम से बैठता है घर में, अपनी चाय पीता है, ठीक है, और वो अपने सारे वर्कर्स को काम करने के लिए लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मीनिंग पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लीडर्स अलाउ सबऑर्डिनेट टू टेक डिसीजन
लीडर क्या करता है, अपने सारे सबऑर्डिनेट मतलब वर्कर्स को क्या करता है, डिसीजन लेने के लिए अलाउड कर देता है। सबऑर्डिनेट्स कैन टेक डिसीजंस टू सम एक्सटेंट या लिमिट्स डिसाइडेड बाय लीडर। मतलब लीडर क्या करता है, उन्हें पूरी पावर दे देता है, ठीक है। मतलब वो एक पावर डिसाइड कर देता है कि भाई मैं अपने वर्कर्स को इतनी पावर दूंगा, इससे ऊपर मैं अपने वर्कर्स को पावर नहीं दूंगा, ठीक है। तो लीडर जो भी वर्कर्स रहते हैं वो आराम से इजिली काम कर पाते हैं। अब यहाँ पे जो लीडर का कंट्रोल जो रहता है ना बच्चों, वो बहुत लो रहता है, कम रहता है। और यहाँ पे बेसिकली ये क्या रहता है, ये बेसिकली जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है रूटीन जॉब के लिए फॉलो होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो कंसेप्ट फॉलो होता है ना, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों फॉलो होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ना, फ्री फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे लीडर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पे क्या रहता है, मोटिवेशन बच्चों सेल्फ होता है, डायरेक्शन या फिर कंट्रोल। और यहाँ पे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है कंप्लीट डेलीगेशन होता है। लेकिन मैं आपको एग्जाम से बता दूं, फ्री रेंज का तो पूछेगा नहीं, आपको जो भी पूछेगा ऑटोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक में आपको पूछेगा, ठीक है। क्योंकि फ्री रेंज से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, कभी आए नहीं है और कभी ना आएंगे फ्यूचर में। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, अगर आपको डिफरेंस भी पूछे तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से बता सकते हो, और इजिली इस चार्ट की हेल्प से आप सारी चीजों को लर्न कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों आप इस चीजों को नोट कर लेना, और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और आप फटाक से सारी चीजों को नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलिए बाय।